Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 8th History chapter 3rd Ruling the Countryside ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन पार्ट फर्स्ट. The company becomes the Diwan. कंपनी दीवान बन गई. On 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent, with a few Englishmen and Indians as witness. इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में यानी तंबू में घटी होगी. बट इन द पेंटिंग above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The Grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह में दिखाया गया है. यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था. बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी. As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी. यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, एक वर्ड आया है दीवान, ठीक है. कई बार बच्चे जो है इस वर्ड को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत फ़नी चीज़ें इस वर्ड के लिए लिख देते हैं, ठीक है. तो दीवान का मतलब होता है कि फाइनेंस से संबंधित, वित्त से संबंधित, ठीक है. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue sources. अब कंपनी को अपना शासन चलाने के लिए आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. इसके लिए उसे ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी धन इकट्ठा किया सके. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती और बेचती रहे. Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा था कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. बाहरी ताकत होने की वजह से कंपनी को उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव और देहात में पहले से शासन चला चुके थे और जिनके पास अब भी काफ़ी ताकत और सम्मान था. Those who had held local power had to be controlled
but they could not be entirely eliminated. ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे या जिनका गांव पर शासन था, उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर उन्हें खत्म किया था तो ऐसी कंडीशन में विद्रोह होने की संभावना थी। ठीक है, हाउ वॉज दिस टू बी डन? यह काम कैसे हो? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people and produce the crops it wanted. इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को अपना उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए और लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और अपने मनमाफिक या अपने लिए आवश्यक फसलों की खेती लोगों से कैसे कराई। कंपनी की आमदनी, रेवेन्यू फॉर द कंपनी. The company has become the Diwan, but it still saw itself primarily as a trader. ठीक है, कंपनी दीवान बन गई. दीवान का मतलब कि उस पर्टिकुलर बंगाल का जितना भी रेवेन्यू था उस पर जो है जितनी भी वित्त व्यवस्था थी वो कंपनी के हाथों में आ गई थी. ठीक है, तो कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अब भी वह खुद को एक व्यापारी ही मानती थी. It wanted a large revenue income, but was unwillingly to set up any regular system to assessment and collection. कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, राजस्व तो चाहती थी, पर उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो गया. 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले में भारत से सामान खरीदती थी और देन वह ब्रिटेन को निर्यात करती थी. परंतु अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले राजस्व यानी पैसे से ही वह निर्यात के लिए चीज़ें खरीदने लगी. Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis. जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत ही कम कीमत पर अपनी चीज़ें जबरदस्ती कंपनी को बेचनी पड़ती थी. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे. Artisanal production were in decline and agricultural cultivation showed sign of collapse. Then in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of population was wiped out.
कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने यानी नष्ट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 ईस्वी में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में बंगाल की लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, खेती में सुधार की जरूरत। द कंपनी वॉज इन ruins. Could the company be certain of its revenue income? अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त या इंश्योर रह सकती थी? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। How was this to be done? यह काम किस तरह से किया जा सकता था? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. इस सवाल पर कि खेती में सुधार कैसे किया जाए लगभग 2 दशकों तक बहस चलती रही। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। By the terms of the settlement, the Rajas and Talukdar were recognized as zamindar. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. जनरली जो अस्थायी बंदोबस्त था उसको 1793 ईस्वी में चार्ल्स कार्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो अभी जो है ये 1793 जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछता है जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किस सन में लागू किया गया था, तो 1793 में लागू किया गया था। और जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो जो परमानेंट सेटलमेंट था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें क्या प्रोविजंस थे। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, जो छोटे राजा थे और तालुकेदार थे उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। They were asked to collect rent from peasants and pay revenue to the company. और उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। The amount to be paid was fixed permanently. That is, it was not to be increased even in future. उनके ओर से मतलब जमींदारों की ओर से जो चुकाई जाने वाली राशि थी, यानी जो अंग्रेजों को पे किया जाने वाला जो रेवेन्यू था वो पहले से ही तय था। ठीक है, यानी स्थायी था और भविष्य में भी इसमें कोई इजाफा यानी कोई वृद्धि नहीं किया जाना था। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. इसका मतलब था अंग्रेजों को यह लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। Since the revenue demand to the state would not be increased, the zamindar would benefit from increased production from the land. चूंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसीलिए जमींदार जो है उत्पादन के बढ़ने से हमेशा फायदे में रहे। ठीक है, जनरली मैं फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ।
जो परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, इसमें इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जो है परमानेंट वर्ड जो यूज हुआ है, ठीक है। परमानेंट से आप ये आशा लगा सकते हैं कि जो रेवेन्यू थी वो परमानेंट थी, ठीक है, वो स्थायी थी। यानी अगर किसी साल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो भी वो नहीं बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाता है तो भी वो बढ़ने वाली नहीं थी, ठीक है। यानी अगर किसी साल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसमें किसका फायदा होने वाला था? जमींदारों का, ठीक है। और बाई चांस अगर जो है प्रोडक्शन कम होता है तो उसमें नुकसान किसका था? किसानों का, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में जमींदारों का ही फायदा था। तो जो अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, ये 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों के राजा थे या तालुकेदार थे, उनको जमींदारों की मान्यता दी गई थी और उन्हें, उन जमींदारों को ये अधिकार दिया गया था कि वो किसानों से लगान वसूल करें, ठीक है, और वसूल करके वो कंपनी को एज अ रेवेन्यू पे करें, ठीक है। और कितना लगान वसूल किया जाना है ये पहले से ही डिसाइड था और वो परमानेंटली फिक्स था, ठीक है। और किसानों को और जो अंग्रेज थे उनको ये लगता था कि जो परमानेंट सेटलमेंट है, इससे चूंकि जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है, तो जो रेवेन्यू है वो रेगुलरली उनको मिलता रहेगा और जो ज़मींदार हैं वो ज़मीन में सुधार के लिए भी जो है खर्च करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़मींदार कभी भी जो है ज़मीनों की फर्टिलिटी में सुधार के लिए उन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया। नाउ द प्रॉब्लम, द परमानेंट सेटलमेंट however created problems। अस्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land। कंपनी के ऑफिसर्स ने, अफसरों ने यह पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। The revenue that had been fixed was so high that the zamindar found it difficult to pay। वास्तव में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि इसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari। Numerous zamindaries were sold off at auction organized by the company। जो जमींदार राजस्व को चुकाने में विफल होता था या राजस्व नहीं चुका पाता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। By the first decade of the 19th century, the situation changed। 19वीं शताब्दी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। The prices in the market rose and cultivation slowly expanded। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। This meant an increase in the income of zamindars but no gain for the company since it could not increase a revenue demand that had been fixed permanently। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। Even the zamindars did not have an interest in improving the land। लेकिन जमींदारों को अब भी जमीन की बेहतरी में, जमीन की क्वालिटी इंप्रूव करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। Some had lost their lands in the earlier years of settlement। Others now saw the possibilities of earning without the trouble and risk of investment। इनमें से कुछ तो अस्थायी बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें बिना किसी परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। As long as the zamindars could give out the land to
tents and get rent. They were not interested in improving the land. जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की कोई परवाह नहीं थी. On the other hand, the villages, the cultivators found the system extremely oppressive. The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत ही दमनकारी लगी, बहुत ही खराब लगी. किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ही ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था. To pay the rent, he had to often take a loan from the money lender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations. लगान चुकाने के लिए, लगान पे करने के लिए अक्सर किसानों को महाजन से कर्जा लेना पड़ता था, उधार लेना पड़ता था, और अगर वह टैक्स पे नहीं कर पाता था जमींदारों को, तो उसे अपनी पुश्तैनी ज़मीन, यानी वो ज़मीन जो उसके पेरेंट्स की रही है, ठीक है, उसे उसकी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था. ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स परमानेंट सेटलमेंट्स में आई. तो जनरली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है किस सन में आया, किसने लागू किया और इसके अंतर्गत क्या प्रोविजंस थे. ठीक है, कभी कभी समस्याएं पूछ सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या समस्याएं आई. ठीक है, तो आज के लिए जो है बस इतना ही. नेक्स्ट जो न्यू सिस्टम्स आए, मुनरो सिस्टम, ये जो है हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे. आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद.